ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो सेक्युलर टर्म हमने 42nd अमेंडमेंट से इसमें ऐड किया है। अब इस चीज पर आइए, अगर मैं ये बोलता हूं या आपसे इंटरव्यू में फर्दर ये क्वेश्चन किया जाता है या मेंस में इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या रिसेंट ईयर्स में आफ्टर द न्यू रिजीम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट या पोस्ट पेंडेमिक एरा में क्या आप ऐसा फील करते हैं कि हमारे यहाँ पर कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है? कभी कभी ऐसे ब्लंट क्वेश्चंस इंटरव्यू में वो क्लियरली पूछ लेते हैं। इन द रिसेंट टाइम क्या आपने ऐसा फेस किया है कि आपको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है? यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ जो मंडल कमीशन के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया है उसके बाद बढ़ रहा है ना वो कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में मंडल कमीशन का रोल उतना नहीं है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से तो सर देर मॉब लिंचिंग के इश्यूज बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मॉब लिंचिंग के इश्यूज बढ़ रहे हैं। ओके, हेट क्राइम्स के इश्यूज भी ज्यादातर, हेट स्पीचेस भी बढ़ रही है। जी सर, ठीक है। तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि इंडिया में कम्युनलिज्म बढ़ रहा है? डू यू एक्सेप्ट इट? फर्स्टली इसमें इसको इतना कल्प्रिट की तरह मत देखिए कि हम अगर ये बोलते हैं कि हाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने बोला कि अच्छा मोदी और अमित शाह ने बढ़ाया, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। क्या बढ़ रहा है? वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडिकेट करते हैं सर। क्या ऐसा इंडिकेट करते हैं यस कि ये बढ़ रहा है, या फिर ये कि पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ममता बनर्जी ने बढ़ाया है या स्टेट में किसी ने बढ़ाया है, या कोई ऐसा कि क्या मुस्लिम लीडर्स ऐसे हैं ओवैसी टाइप के कि उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या उससे कम्युनलिज्म बढ़ा है? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। बट ये स्टेट का मतलब स्थिति, ऐसे जो स्टेटस है वो अभी पूछा जा सकता है कि क्या कम्युनलिज्म बढ़ रहा है? यस बढ़ रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि करौली हिंसा हमने अभी अभी देखी है। इसके बाद में करौली में जो वायलेंस हुआ है नवरात्रा स्थापना के दिन, उसके बाद में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस किए फर्दर? इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आप अगर वहां पर एज एन एसडीएम वहां पर लगे हुए हैं, अपॉइंटेड है, आप ऐसे क्या प्रोविजंस करेंगे जिनसे ऐसी घटना फर्दर आने वाले त्योहार के सीजन में नहीं? तो लास्ट टाइम आपने एक चीज बताई थी कि वहां से ड्रोन का यूज हो रहा है इसको सर्विलेंस करने के लिए। एक तो ये हो रहा है सर कि पहले ही हम इस चीज को रोक सके, इससे पहले कि कुछ ऐसी घटनाएं हो। ऐसी घटनाएं, और हम इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस कर सकते हैं कम्युनिटी लीडर्स के साथ। कम्युनिटी लीडर्स के साथ हम इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस कर सकते हैं। वेरी गुड। और जो सर इसके लिए एक मलेशियन मॉडल और एक था। हाँ बताइए। यस वेरी गुड। मुझे, मैं ज्यादा अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसे, लेकिन उस मॉडल में कुछ ऐसे था कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एक सर्वे करवाया जाता था कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है सॉरी कम्युनिटीज वगैरह को लेके, तो उसकी बेसिस पे एक डेटा प्रिपेयर किया जाता, तो उन्हें एक आइडिया रहता था, एक प्रेडिक्शन टाइप से कि कम्युनलिज्म को लेके क्या स्टेटस है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस एरिया का एक सर्वे करवा के ऐसे डेटा कलेक्ट करवा के उनको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसी घटनाएं होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो फिर उसी तरह से मेजर्स लिए जाए। चलिए एक चीज और, अगर फर्दर ये क्वेश्चन आए कि आपके खुद के साथ या आपके सहकर्मियों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके जो अंडर स्टाफ है उसके साथ एज ए पुलिस ऑफिसर ऐसी घटनाएं नहीं हो, उनके साथ मारपीट नहीं हो, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो वही है कि जो वर्क पुलिस फोर्स है उसको स्ट्रांग रखा जाए, स्ट्रेंथ ज्यादा हो। वेरी गुड। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है एक अच्छे लेवल पे दी जाए। ठीक है। आर्म्स का जो है वो भी एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करवाए जाएं। ठीक है। आर्म्स को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, और इसके अलावा और एक ये भी हो सकता है कि ट्रेनिंग पीरियड में इस तरह की जो सिचुएशन है, केस स्टडीज वगैरह, उन पे वर्क करवाया जाए। वो तो करवाते हैं,
वो ट्रेनिंग में वो करवाते हैं। इसके अलावा आप एज ए पर्सन अपॉइंटेड है तो ट्रेनिंग पीरियड में तो हम उनको नहीं भेजेंगे ना। मान लीजिए सडनली मेरे सामने सिचुएशन आ गई तो वहां पर हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो रेट्रोस्पेक्टिव हो, पीछे जाकर कोई चेंजेस नहीं किए जाते। और कुछ इसके अलावा और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कम्युनल वायलेंस हो रहा हो, जब भी कम्युनिटी बेस्ड इस तरह की बातें हो, उनमें सबसे पहले जितने लोकल लीडर्स हैं और जितने वहाँ के कम्युनल लीडर्स हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड लीडर्स हैं, मुल्ला मौलवी धार्मिक प्रचारक पुजारी वगैरह, ये इन लोगों के साथ भी आपका तालमेल, आपका रेगुलर जो कंटिन्यू जिसे हम बोल सकते हैं ना बातचीत, और इनके साथ में आपका संवाद, कम्युनिकेशन, लाइजनिंग टाइप। यस, लाइजनिंग नहीं, उसको कम्युनिकेशन बोलिए। लाइजनिंग एक अलग चीज हो जाती है, लाइजनिंग का नेगेटिव हो जा सकता है। कम्युनिकेशन बोलिए कि उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन बेटर एस्टेब्लिश रखेंगे। तो मेन चीज जो निकल कर आती है वो ये कि जब भी ऐसे हिंसा के स्थान पर हम जा रहे होंगे या भेज रहे होंगे लोगों को अपने साथ, या तो खुद जा रहे होंगे या अपने स्टाफ को भेज रहे होंगे, तो हम जाब्ता प्रॉपर भेजेंगे। एक स्टैंडर्ड टर्म है जाब्ता, हम यूज कर सकते हैं पुलिस में। तो जाब्ता पुलिस का, यस, पुलिस का जाब्ता। जाब्ता मीन्स पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स ये रिसेंटली अपने स्टेट सीएम के द्वारा भी ये टर्म यूज किए गए हैं बहुत सारे उसमें स्टेटमेंट, कि पुलिस का जाब्ता प्रॉपर रखा जाए। तो जाब्ता का मतलब पुलिस फोर्स। तो जाब्ता हम प्रॉपर रखेंगे, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज्यादा बेटर देंगे, पब्लिक लीडर्स और कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनके साथ में संवाद, कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा बेटर एस्टेब्लिश रखेंगे। सर प्लीज रिपीट जाब्ता वाला पॉइंट। जाब्ता मींस पुलिस फोर्स को प्रॉपर अधिक संख्या में, पुलिस बल जो है उसको अधिक संख्या में रखेंगे या अधिक संख्या में भेजेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा टर्न करता हूं। अगर ऐसा पूछा जाए कि व्हाई वी एडॉप्टेड अ सेक्युलरिज्म और अ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया, भारत में हमने एक सेक्युलर स्टेट क्यों अडॉप्ट किया? सर टू ब्रिंग पीस इन द कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी सारे एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते वहाँ पे। अगर हाँ बताइए सर। जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनका भी एक विजन था, वो एक सेक्युलर कंट्री का था। और हमें पता है कि डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर रिलीजन एज ए सोर्स ऑफ एक कंट्री ही रिलीजन के बेस पे अगर डिटरमाइन हो तो उससे क्या हो सकते हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छा एग्जांपल है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड या फिर कम्युनलिज्म से रिलेटेड, हमारे मेंस के एस्पेक्ट में भी, या करंट चीज को को रिलेट करते हुए इंटरव्यू में पूछ लें, मेंस में पूछ लें, वहां पर जब भी इसका फर्दर वे अहेड की बात करेंगे या समाधान की बात करेंगे, उस समाधान को किस तरह से लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, सॉल्यूशंस। सेक्युलरिज्म क्यों नहीं होना चाहिए, सेक्युलरिज्म क्यों होना चाहिए, कम्युनलिज्म क्यों नहीं होना चाहिए, या रिलीजन ऑफ अ स्टेट क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे देश का कोई एक धर्म क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, उसके पॉइंट्स को किन पार्ट्स में या किन कंपोनेंट्स को ऐड करते हुए फिनिश करेंगे, वे अहेड या समाधान पूछ लें, फर्दर सजेशंस जिसको हम बोलते हैं वो अगर पूछ लें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो लेगेसी थी, एक तो उसको कंक्लूड कर देना कि हमारे जो, जैसा अभी गौरव ने बताया है कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था, हमारे यहाँ पर मल्टी डाइवर्सिटीज है, ऐसा है वैसा है, वो चीज आप कर देना। सेकेंड पॉइंट लिखो, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज का विविधता वाला स्ट्रक्चर या ढांचा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज का या भारतीय समाज का विविधतापूर्ण ढांचा। आप यहां पर कोई भी
फर्दर कोई भी एक रिलीजन इंपोज नहीं कर सकते। ये स्टेटस है यहाँ का, ये स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आप जो चीज चल रही है उसी को कर सकते हैं, एक रिलीजन को पर्टिकुलर इंपोज नहीं कर सकते। और इसको लास्ट में कंक्लूड करते हुए लास्ट पॉइंट ये कीजिएगा, या लास्ट जो पैरा होगा आपका वो ये होना चाहिए कि एज ए पेट्रियोटिक, एक देशभक्त होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश की यूनिटी को बनाए रहूं। गेटिंग माय पॉइंट? एज ए पेट्रियोटिक, एक देशभक्त होने के नाते ये किसी भी नागरिक की या मेरी एक अधिकारी के रूप में ड्यूटी है कि मैं यहाँ की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बनाए रखूं, इन उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इन फैक्ट्स को लाइक फ्रीडम स्ट्रगल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपने देश की यूनिटी को किसी तरह का हार्म या किसी तरह का चैलेंज नहीं खड़ा कर सकता एज ए सिटीजन। इसलिए मैं यहाँ टू सर्वाइव एज ए कंट्री, इंडिया के लिए सेक्युलरिज्म इज द ओनली वे। गेटिंग माय पॉइंट? और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो सभी भी हम इसमें दे सकते हैं अगर ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आता है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा स्पेशल लिखना नहीं था, पर ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें लिख लिए हैं। चलिए अब एक चीज पर आते हैं। कुछ चीजें आपको लिखवानी है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लिखवा दूंगा। एक और चीज डिस्कशन वाली है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। हम एक चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इंडिया में जितनी जेल्स हैं, एनसीआरबी का रिसेंट डेटा आया था उसमें ये कहा है कि 40% जेल की ऑक्यूपेंसी, हमारी जेल में जितने लोग हैं, जितने हमने भर रखे हैं, उनमें से 70% लोग वो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब उन पर कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है। एनसीआरबी का एक रिसेंट डेटा आया है, 70% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स आर अंडर ट्रायल, उन पर अभी केस चल रहा है, वो विचाराधीन कैदी है। हिंदी में इसको विचाराधीन बोलते हैं, विचाराधीन कैदी। अगर इंडियन कोर्ट्स की बात करें, यहां पर अबाउट 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है। 4.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग टुवर्ड्स द इंडियन कोर्ट्स। अच्छा, ये दोनों चीजें मैंने लिखवाई हैं। इस फैक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 70% लोग जितने हैं हमारी जेल्स में ये अंडर ट्रायल है, पर हमने इसके साथ में ये लिखा है कि एनसीआरबी का डेटा है, ये इसको ऑथेंटिकेट करती है। तो जब भी हम कोई आंसर लिख रहे होते हैं उसमें ये चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप ऑथेंटिकेशन करेंगे उतने बेटर मार्क्स आपको हमेशा आएंगे, क्योंकि वो जो कॉपी चेक करने वाले अंकल एंड आंटी है ना, सीनियर लोग, वो कभी भी इसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वो इसको क्रॉस चेक तो नहीं करेंगे, बट आप जब ये लिख रहे होंगे तब उनको ये लगेगा कि यस, ये ऑथेंटिक बात कर रहा है, लिखने वाला ऑथेंटिक बात कर रहा है, इसने हवा में कोई कंसेप्ट नहीं फेंका। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूं कि इंडिया में अगर इस सिस्टम को सुधारना है, हमारे केसेस जो पेंडिंग है उसको सुधारना है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उसको हमें सुधारनी है, जो पूरा प्रोसीजर है, तो सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इस रिफॉर्म में। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं कि 4.5 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग है, 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग होने का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कम से कम 4.5 करोड़ लोग कहीं ना कहीं केसेस में इन्वॉल्व है। हमारे देश की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अगर अबाउट 3% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी, हम अगर सिंगल पार्टी की बात भी करें तो डबल पार्टी की बात कर लेना तो वो डबल हो जाएगा, 4.5 का 9 करोड़ हो जाएगा, कि 9 करोड़ पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, 9-10 करोड़ लोग सिर्फ इन्हीं केसेस में इन्वॉल्व है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आएगी ये बताएं एक बार। सर मैं बताऊं सर? यस बताइए।
एक तो सर पुलिस, फिर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीजें, एक्ट्स, जजेस, कोर्ट्स और फिर प्रिजन्स। सो इसमें 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स लिख लीजिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लिखिए और नीचे एरो करके लिखिएगा एजेंसीज। उसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। तन्वी, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो एजेंसीज में फर्स्ट आएगी लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून को अप्लाई करती है। लॉ एनफोर्समेंट, लॉज को एनफोर्स करने वाली एजेंसी क्या है? उसमें पुलिस, जो कानून को अप्लाई करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। फिर आएगा जुडिशरी, सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट आएगा प्रिजन्स, जो हमारे यहां पर जेल है वहां पर। अच्छा, क्या भारत में या किसी भी सोसाइटी में क्राइम प्रिवेंशन या 100% क्राइम हो ही नहीं, वो सिचुएशन पॉसिबल है? इससे यूटोपिया, ये एक आदर्शवादी स्थिति है और एक भ्रामक स्थिति है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी सोसाइटी में क्राइम नहीं हो, ठीक है। क्राइम करने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता है कि चोरी करना या कोई भी ऐसा क्राइम करना ही क्राइम है। नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े अच्छे पैसे वाले लोग भी क्राइम करते थे। सो क्राइम का कोई वो नहीं है। ओके, अब सबसे बड़ी बात, जब हमारे यहाँ पर अबाउट 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है, ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो गरीब तबका है, जो इन चीजों में नहीं समझता है, जो अनपढ़ है, दिहाड़ी मजदूर है, वो जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगे हुए हैं, या जिनकी इनकम का लेवल एक अच्छा लेवल नहीं है, वो सभी लोग इसमें सबसे ज्यादा उलझे हुए, सबसे ज्यादा विक्टिम जो है इस चीज में, सबसे ज्यादा परेशान होने वाला जो तबका है, वो ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड है, जो हाशिए पर जो जनसंख्या है, वो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। क्या ये चीज हम समझते हैं? जो गरीब तबका है, जो हाशिए पर है, जो समाज में हाशिए पर है, समाज में दोनों तरह से हाशिए पर हो सकते हैं। वो इकोनॉमिकली भी हो सकते हैं, कास्ट वाइज भी हो सकते हैं, रिलीजन वाइज भी हो सकते हैं, और रीजन वाइज भी हो सकते हैं, क्षेत्र वाइज भी हो सकते हैं, कि कोई रिमोट एरिया में रह रहा है, कोई बहुत ज्यादा इंटीरियर एरिया में रह रहा है। तो वो सारी चीजें जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा भेद्य है। जो हाशिए पर तबका है समाज का, वो इसमें भेद्य है, वो वल्नरेबल है। अब अगर इसकी मेन प्रॉब्लम्स की बात करें और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात करें, तो हमें क्या अप्रोच इसमें रखनी चाहिए, इसके समाधान की बात कर रहा हूं। मतलब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम पहले ये स्टेट बता देंगे कि यहाँ पर इतने % केसेस पेंडिंग हैं, इतने % अंडर ट्रायल्स हैं, ऐसा ऐसा है। ये एक स्टेट हो गया। इसके बाद में जब इसका मेन पार्ट आएगा, मेन पार्ट में हम ये चीज लिख चुके होंगे कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा परेशान है। फिर उसमें फर्दर और चीजें ऐड हो जाएगी, टाइम के साथ आप ये चीजें सीख भी जाएंगे। मतलब वहां पर पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं, जैसे कि पुलिस एब्यूज इनके साथ ज्यादा होता है, उनके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार ज्यादा होता है। अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो जस्टिस सिस्टम में वकील वगैरह ये सब चीजें हैं, इन प्रोसीडिंग्स में इनको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये लोग समझते नहीं है, ज्यादा पैसा लगता है, ऐसा वैसा, वो सारी बात है। लीपापोती सर, हाँ, लीपापोती इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यस। सो इन चीजों का फिर फर्दर समाधान, सुझाव की बात आती है कि इसको सुधारने के लिए आप क्या सुझाव दें, वो क्या क्या होगा? सर लाइक जस्टिस जुडिशरी में ये कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे आप फोकस कर सकते हैं, और उसके लिए मैकेनिज्म बना। किस चीज पर? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, ओके, गुड। और सर क्या क्या ऑप्शंस है हमारे यहाँ पर अभी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के? क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सर लोक अदालत है। लोक अदालत है, ओके।
और ग्राम न्यायालय है। ग्राम न्यायालय है, ठीक है, न्याय मित्र है, ऐसे कई सारे वो हैं जिसमें डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जाता है। वेरी गुड। और सर सुप्रीम कोर्ट में सर जो जजेस हैं उसका मतलब नंबर बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, तो उसका नंबर आप बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर बढ़ाना है, और अपॉइंटमेंट है उसको मतलब जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा डिले होता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके और इफेक्टिव प्रोसीजर और जल्दी से जल्दी मतलब जैसे ही वैकेंसी हो तो उसको फिल करने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। तो जितनी वैकेंसीज हैं कोर्ट्स की, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को टारगेट नहीं कर सकते, तो कोर्ट्स की जितनी वैकेंसीज हैं उनको टाइमली फुलफिल किया जाए, और उस प्रोसीजर को, कॉलेजियम सिस्टम का जो लेंदी प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीडी बनाया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को स्पीडी बनाया जाए, ठीक है। और कुछ बताओ, नई चीज भी बताना। ये वो चीजें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो सब लिख रहे होंगे। सर ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, बना भी रहे हैं, लिख देना ये चीज, ठीक है सर। कंपोनेंट बेस्ड सॉल्यूशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। क्या? हाँ सागर, क्या बोल रहे हैं? सर प्रशासन में और न्यायपालिका में कोऑर्डिनेशन बैठाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कई बार कोर्ट बार बार कुछ करने को कहता है तो पुलिस प्रशासन उसे कर ही नहीं पाता है। पुलिस प्रशासन करता है ना, क्यों नहीं करता है? फिर उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। ये चीज, इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे इस चीज को कि कोर्ट ने कहा और पुलिस वाले नहीं करते हैं? हम गवर्नमेंट ऑन टाइम किया जाए। ऑन टाइम ही करते हैं, वो ओवरबर्डन है, पुलिस वाले भी ओवरबर्डन है। वो उस चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इस बात को। सर सेगमेंट वाइज बता सकते हैं कि जो पुलिस है उसको मोर सेंसिटिव होना चाहिए, एक्ट्स है वो इतने ज्यादा कम्बरसम नहीं होने चाहिए, जजेस में प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट्स बता चुके हैं, कोर्ट्स कुछ लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो वहां पे फिर जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वो तो हो रहा है। कुछ लिमिट डेडलाइन होनी चाहिए सर केसेस को सॉल्व करने की। केसेस को सॉर्ट आउट करने की डेडलाइंस हमने कुछ केसेस में दी है, बाकी केसेस में नहीं दे सकते हैं। जो हीनियस क्राइम्स है उनके लिए डेडलाइन है, पर अदर केसेस में नहीं कर सकते हैं। और कुछ बताइए सर। एक अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फास्टर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, वैसे उसी थीम पे और सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जाए, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इन सिस्टम में अच्छे से बढ़ाया जाए। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन से टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चीजें होगी वो ऑब्वियसली फास्ट होगी, ठीक है। और बताइए, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इसमें कुछ और एक दो चीजें और आएगी जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट सब लिख रहे होंगे, ये याद रखना, वहां पर अच्छे ज्यादा मार्क्स नहीं आते। अभी रिसेंटली जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या हुआ है अमेंडमेंट? सर ये जो बायोलॉजिकल विटनेस जो हमने इंट्रोड्यूस किए नए, तो उनको अच्छे से और इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो भी एक हेल्पफुल होगा। एक और चीज लिखो, अभी रिसेंटली एक बिल हम बना रहे हैं, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, जिसमें पुलिस के लेवल पर बेल का प्रोविजन किया जा रहा है। पुलिस के स्तर पर ही, फर्स्ट लेवल पर ही जमानत के प्रावधान के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। तो वो जमानत के लिए भी जब कोर्ट में जाता है ना, तो वो पेंडेंसी एक कम हो जाएगी। एक और चीज मैं बताऊं, ऐसे सेक्शंस, मान लीजिए हम पर्टिकुलर बात करें SC/ST कम्युनिटी की या ट्राइबल कम्युनिटी की, उनका एक्सप्लॉयटेशन एक बार क्रिमिनल केसेस में होने के बाद उनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और वो कहता है ना, उनको आत्तन अपराधी मान लिया जाता है कि ये तो आत्तन अपराधी है। अगर हम किसी ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें, जैसे कंजर कम्युनिटी की बात करो, वो इन्वॉल्व है या नहीं है, पर अगर किसी कंजर को किसी केस में पकड़ कर लाए तो उसको ऑलरेडी यही मानेंगे कि यस ये जरूर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो उन चीजों को लेकर अगर उन कम्युनिटीज में खुद में
इन केसेस के रिगार्डिंग या इस तरह के प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है क्या? ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसे हाशिए के समूहों को, समाज के ऐसे हाशिए के समूहों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कैसे बनाया जा सकता है? मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप ने 2 एडवोकेट अपॉइंट कर लिए, फर्दर कुछ बेयर मिनिमम पैसा कलेक्ट करके वो एडवोकेट से इनके जितने केसेस हैं उनको देखता है, तो ये एक्सप्लॉइट नहीं होगा। क्या ये एक नई चीज है जो अभी तक सोसाइटी में नहीं आई? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ऐसे तबकों का सॉरी सर ये पॉइंट रिपीट करेंगे? हाँ, ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या ऐसे हाशिए के तबके हेतु इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस तरह के शोषण से बचने के लिए, इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इंडिपेंडेंट बनाने का तरीके में फिर आप फर्दर ये लिख सकते हैं कि उनके द्वारा ऐसी संस्थाएं बनाई जा सकती हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है जो इन केसेस को उनकी तरफ से हैंडल करेंगे, या प्राइमा फेसी जितने केसेस आते हैं उन सब के रिगार्डिंग उनके पास एक पर्सन अवेलेबल है, 2 पर्सन अवेलेबल है, 10 पर्सन अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उनको खुद को ऐसे ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। दूसरा, कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल को प्रायोरिटी दी जाए। स्पीडी ट्रायल्स जो होते हैं कोर्ट्स में, द्रुत गति से केसेस के समाधान को गति दी जाए। एक और चीज बताता हूं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की संख्या या उनकी संख्या बल बढ़ाया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का संख्या बल या क्षमता बढ़ाई जाए। इसका मतलब क्या होगा? अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी केस दर्ज हुआ, मान लीजिए वो केस दर्ज होने के बाद में उस केस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने भी पुलिस ही जाएगी। मतलब वो केस को दर्ज भी वही कर रहे हैं, अरेस्ट भी वही करेंगे, इन्वेस्टिगेट भी वही करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन का बर्डन किसी और पर चला जाए ना, या कोई अदर एजेंसीज ऐसी हैं कि इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलरली यही करते हैं, हम क्या है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड केसेस हैं या कोई बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले केसेस हैं, उन केसेस को हम सीबीआई को, सीआईडी को, इनको देते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जनरली एक बार पुलिस ही करती है, उसको आईओ ही लिखते हैं ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसके पास भी आपका फर्स्ट में केस रजिस्टर होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अदर एजेंसीज को एम्प्लॉय करें। एक लास्ट चीज, जब हमें ये दिखता है, मैं कोर्ट की बात करूं या फिर हम पुलिस की जब भी बात करें, हमारे यहाँ पर देश में एक टेंडेंसी बन गई है, टेंडेंसी रिगार्डिंग जब हमें ये दिखता है कि ऑलरेडी केसेस लंबे चलते हैं, केसेस यहाँ पर पेंडिंग रहते हैं, उस सिचुएशन में एक टेंडेंसी ये बन गई है ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कंडक्ट। किसी भी क्राइम का ओवर क्रिमिनलाइजेशन, उसका अधिक गहनता, किसी अपराध को अधिक गहन बनाने की प्रवृत्ति से पुलिस एवं कोर्ट को मुक्त होना चाहिए या अप्रभावित रहना चाहिए। एंड द टेंडेंसी ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजिंग कंडक्ट्स, इस बात को समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई छोटी सी बात है, ठीक है, तो कोर्ट में जाएगा, ये कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट वाले सोचेंगे ठीक है अगली बार आओ, फिर एविडेंस लाओ, इसका वो लाओ, इसके लिए ये लाओ, इसके लिए वो लाओ। हम उसको फिनिश नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ पर क्या एक टेंडेंसी बन गई, एक मानसिकता बन गई है। अभी मैं आपको इसका एक रिसेंट एग्जांपल दूं, दैट इज आवर आरपीएससी। आप 2-3 साल में एक बार आरएस प्री का एग्जाम करवा रहे हैं, उसमें आपसे 150 क्वेश्चन एक बार में सही नहीं बन सकते 10-15 क्वेश्चन आप हर बार गलत दे देते हैं। फिर हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब आपने मान रखा है कि कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट जाएंगे, अपना भी वकील चला जाएगा, इनके वकील चले जाएंगे, वहां जाकर बहस कर लेंगे।
आप अपने से उस चीज को जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि इसको ओवर क्रिमिनलाइज नहीं करें ना, इसको खत्म करने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो गलती हुई है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, जो लोग रेस्पॉन्सिबल थे, इतनी बार, मतलब जहां तक मुझे पता है 2005-2007 वाली आरएस की भर्ती से ही हर बार कोर्ट में केस जाता है। तो वहां पर जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो ये जो टेंडेंसी है ना कि ठीक है जाने दो कोर्ट, उसको, या केस चलने दो, केस लंबा होने दो, वो टेंडेंसी से हमारे को उसका एंड करना हो। ये ऐसे 3-4 कुछ नए पॉइंट्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? जी सर। अब सर मुझे यस एक स्टेटमेंट भी आई थी सर सीजीआई रमन्ना की तरफ से, उन्होंने कि हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक कोड्स नहीं है, जिसे मैं समझ गया, वो जैसे कमर्शियल रिलेटेड मामले हैं, जो जुडिशरी का एक्सपर्टीज है वो पर्टिकुलर नहीं है ना। जो जजेस हैं वो लॉज के तो एक्सपर्ट्स हैं, परंतु सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर अभी बोला है ना, आरपीएससी ने बोला है वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। जो डबल बेंच ने आपकी मेंस करवाई है कंडक्ट, डबल बेंच ने जो ऑर्डर दिए हैं वो इसी बेसिस पर दिए हैं ना कि सिंगल बेंच ने एक क्वेश्चन डिलीट करवा दिया। उन्होंने बोला कि सिंगल बेंच इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट करना है या कौन सा क्वेश्चन सही है, ये तो आरपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी। सिंगल बेंच सिर्फ इस पर स्टे दे सकती थी, तो इस बेसिस पर डबल बेंच ने सिंगल बेंच का ऑर्डर खारिज कर दिया। तो ये जो एक्सपर्टीज है वो हमारी कोर्ट्स में, जिसको आप, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, एक टर्म था दैट इज, अगर आप लिखना चाहें दोबारा लिख लीजिए, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स में ट्रिब्यूनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। ट्रिब्यून्स इसी चीज के होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यून्स। सर यस, प्रिवेंटिव मेजर्स में हम एक ये एग्जांपल दे सकते हैं क्या? जैसे कि राजस्थान में एक है कि मेरी बीट मेरा अधिकार। उसमें जनरली क्या होता है कि किसी बीट का जो भी कांस्टेबल, आई थिंक जो पब्लिक होती है उसके साथ मीटिंग करता है कि उनको जो जनरल इश्यूज होते हैं वो डिस्कस कर ले पहले ही, तो आगे उस लेवल तक चीजें ना पहुंचे कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े या फिर ऐसा कोई। तो हम एट लास्ट फिनिश करने के लिए एग्जांपल दे सकते हैं क्या ऐसा इंटरव्यू के दौरान? यस यस बिल्कुल, कि उन अधिकारों को या उन चीजों को पुलिस प्रशासन के द्वारा या हायर ऑफिसर्स के द्वारा उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और प्रमोट करने में सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता है। हमेशा जब भी आप आंसर दे रहे हैं, जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं या फिर अपना ये इंटरव्यू में आंसर दे रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज ऑलवेज एसेंशियल। लोक सहमति, जन सहमति हमेशा जरूरी होती है किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट लॉकडाउन में हमने डंडे के जोर पर लॉकडाउन लगाया था, उसे हम 20-21 दिन से ज्यादा नहीं लगा सके। लास्ट में आते आते सेकेंड लॉकडाउन में, थर्ड लॉकडाउन में हम इस चीज पर आ गए, जन अनुशासन। इस चीज पर आ गए ना कि वो पब्लिक खुद से मान ले। अगर मान ले तो ठीक है, अदरवाइज 150 करोड़ लोगों को हम डंडे पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को हमेशा अपने आंसर्स में इन्वॉल्व कीजिएगा। फिर उसमें दोनों तीनों चीजें आ जाएगी कि अगर कांस्टेबल इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, कांस्टेबल इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां पर जनप्रतिनिधि भी होंगे, लोगों को कलेक्ट भी करेंगे। जैसे हम ग्राम सभा वगैरह करते हैं ना, स्कूल की ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग्स में स्कूल में क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या नहीं देना है, तो वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होने लगती है। यहाँ तक ठीक है? चलिए, अब मैं आपको एक इकोनॉमी के टॉपिक पर शिफ्ट करता हूं। आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। क्या ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, देख पा रहे हैं, पर ब्लैंक है शायद पेज। ओके, एक टॉपिक लेते हैं हम, दैट इज
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई है क्या रिसेंटली? जी सर। कितने टाइम में आती है ये? बाई मंथली सर। बाई मंथली आती है। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या प्रोविजंस होते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग सर। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रोविजंस इन्फ्लेशन टारगेटिंग होते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के क्या टारगेट्स हैं? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 ZA के अनुसार 4 + -2 ऑफ सीपीआई कंबाइंड। वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का परसेंटेज बता रहा है। इन्फ्लेशन को while टारगेटिंग द इन्फ्लेशन, व्हाट इज टारगेटेड बाय द आरबीआई? गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन टारगेट कर रही है तो गवर्नमेंट का क्या टारगेट है? इन्फ्लेशन को टारगेट करना। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का That those are the Group- करती है। Growth induced inflation sir. Growth induced inflation. Control the inflation Within with the maintenance of the growth. आर्थिक वृद्धि को बनाए रखते हुए जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखना या उसको मेंटेन करना, दैट इज द सोल टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। ये हमेशा याद रखना। या आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग का क्या प्रोविजन है, तो उसके जो लक्ष्य हैं वो ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ एक बार और। ओके, अभी ये रिसेंटली नई वाली आई है। कुछ इसके प्रोविजंस देख लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 2-3 चीजें हैं, उनमें एक ये है कि इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, सो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और आरबीआई उस चीज को टारगेट कर रही है। कुछ पॉइंट्स हम इसके देख लेते हैं, बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा इसको एज इट इज हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, अभी की रेपो क्या है? 4 सर, 4%। रेपो रेट जी सर। कुछ कम है 3 पॉइंट। रेपो रेट 4% है। ओके, रिवर्स रेपो रेट जिसको स्टैंडर्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहा जाता है वो क्या है? 3.35। इस बार कुछ आप मुझे ये बताएंगे पहले कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के अलावा एक और चीज होती है, एमएसएफ, सुना है क्या? यस सर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये किस काम आती है? जब रेपो रेट पर पैसा लेने की जगह, मतलब रेपो रेट पर कितना पैसा ले सकते हैं बैंक्स, क्या लिमिट है उनकी? 1% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है? नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। कब कैलकुलेट होती है? फोर्टनाइटली फ्राइडे पर, हर 15 दिन में एक शुक्रवार पर ये काउंट की जाती है। गवर्नमेंट की जितनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है किसी बैंक की, उसके 1% तक ये बैंक से, आरबीआई से कर्ज ले सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म। गेटिंग माय पॉइंट? लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? बैंक रेट पर लिया जाता है ना। सो अगर हम ये कहें कि ये एक स्मॉल वाल्व है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और टू कंट्रोल द बैंक रेट्स, या मार्केट में जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने का एक छोटा वाल्व वो रेपो रिवर्स रेपो है, और एक बड़ा वाल्व वो बैंक रेट है। क्या यहां तक क्लियर है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आफ्टर द रेपो, और इस रेपो से 1% हायर होती है। रेपो की रेट से 1% हायर होती है। मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, इनको एक बार और अच्छे से देख लेना। शायद 0.25 है शायद। 0.1 कुछ बोल रहे हैं गौरव? सर शायद मैं चेक कर लेता हूँ सर। 0.2% है। 0.25 ज्यादा होती है सर शायद रेपो से। बैंक रेट से 1% ज्यादा होती है, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके। बैंक रेट जो है उससे ये 1% हायर होती है। ये रेपो के जो आपकी लिमिट है वो एक्सीड होने के बाद में
इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं एक और चीज पर आ रहा हूं। इस बार आरबीआई ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, क्या इसका नाम पता है? SDF। ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये है 3.75%। इसको अभी 3.75% पर रखा गया है। ये क्या है? इट इज एज इक्वल टू रेपो। रेपो की तरह ही, सॉरी, रिवर्स रेपो की तरह ही इस फैसिलिटी के थ्रू बैंक्स अपने पैसे को यहां पर रख सकते हैं। बट रिवर्स रेपो में 3.35% है। अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू वो रखते हैं अभी अभी, तो उनको हायर रेट मिल रही है। इस चीज को समझ रहे हैं? इट इज 3.35 और ये 3.75 है, 3.75 की रेट पर अबाउट 40 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा है, वो इनको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। इससे क्या होगा सर? जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, एक्सेस लिक्विडिटी है या जो तरलता है, उसको सोखा जा सकेगा या उसको सक किया जा सकेगा। जब इसको इंट्रोड्यूस किया है, तब एसडीएफ को जब इंट्रोड्यूस किया है, तो इन्होंने ये कहा है कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको सक करने का टारगेट है। वो लिक्विडिटी यहां पर बताई है 8.5 करोड़ की नई तरलता, हिंदी में लिख रहा हूं, लिक्विडिटी लिख लीजिएगा, तरलता को ग्रहण करना अभी फिलहाल इस का टारगेट है। चलिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ये जो 8.5 करोड़ की न्यू लिक्विडिटी है, ये आई कहां से? ये बताएंगे? ये ढूंढ कर बताना, अगर नहीं बता सको तो थर्सडे के दिन में बता दूंगा, सॉरी मंडे के दिन में बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करना कि ये पता कर सको कि ये लिक्विडिटी आई कहां से अचानक से, जिसको इनको सर अभी जो आत्मनिर्भर जो स्कीम आई उसके उससे हमने आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट से जो जितना भी बेल आउट पैकेज आया है पेंडेमिक में, इस जितनी भी तरह का बेल आउट पैकेज सरकार ने दिया है, उस बेल आउट पैकेज से जो एक्सेस लिक्विडिटी आई है, क्या ये वही है? इसको एक बार कंफर्म करना, क्या सिर्फ इसी से आई है और भी कोई रीजन है? ठीक है, चलिए एक और चीज यहां पर बता देता हूं, इसमें क्या क्या चीजें आती है। कभी ये कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं कि बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई किन चीजों को देता है, किन चीजों को लक्षित करता है, कौन से डिक्लेरेशंस नहीं दिए जाते हैं। तो एक चीज और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि ग्रोथ प्रोजेक्शन भी ये बताते हैं कि हमारी क्या ग्रोथ रहेगी जीडीपी की। जीडीपी की ग्रोथ अभी जो प्रोजेक्ट करी है ये 7.2% प्रोजेक्ट की गई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। 2022-23 में लगभग 7.2% की ग्रोथ रेट रहेगी। अभी जो रीसेंट इन्फ्लेशन है वो अबाउट पिछले 4 क्वार्टर से 4.7% एवरेज, जिसको हम औसत बोल सकते हैं, बीच में बढ़ी हुई थी, फिर बीच में बिल्कुल नेगेटिव चली गई थी, मतलब कुछ कम हो गई थी, तो 4.7 की एवरेज रेंज में बनी हुई है। क्या हम कह सकते हैं कि 5.7? यस, इट्स 5.7। क्या हम इसे कह सकते हैं कि आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग सक्सेसफुल रही है? व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट? 4+2 यही है ना? हाँ जी। रेंज, जो रेंज हमने डिसाइड करी है, कब से कब तक के लिए है ये रेंज? 2021 से 2025 तक। 2021 से 2025 तक के लिए। वेरी गुड। इससे पहले कब के लिए थी? 2015 से 2020 तक के लिए थी।
रिसेंटली हमने फिर से आरबीआई के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू में फिर से यही टारगेट रखा है, ठीक है। सो वी हैव टारगेटेड वेल। अब बात ये आती है कि आरबीआई के स्टांसेस का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है क्या स्थिति में आरबीआई इकोनॉमी के साथ व्यवहार कर रही है। दोज आर द स्टांसेस। कौन कौन सी होती हैं? अकोमोडेटिव स्टांस सर। वेरी गुड। और पहली होती है हॉकिश, मैं लिख देता हूं हॉकिश। हॉकिश का मतलब हिंदी में लिखिएगा इसे तेज या द्रुत, स्पीडी जिसमें रहते हैं। उसमें क्या होता है, जितनी ये जो रेट्स हैं, बेस रेट्स मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये जितनी रेट्स हैं ये सब हाई रेट्स रखी जाती है। जब आरबीआई का हॉकिश स्टांस होगा या तेज या द्रुत मुद्रा में आरबीआई होगा तो वो हाई रेट्स रखेगा। हाई रेट्स का टारगेट क्या होगा? इकोनॉमी में तरलता को कम करना, लिक्विडिटी सक करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोविश, DOVISH। डोविश को लिखते हैं सपोर्टिंग, या मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये देखिए इनका पर्टिकुलर हिंदी टर्म नहीं होगा इसलिए नहीं लिख पाएंगे। जब हमें लिखना होगा मेंस में तब भी हमें यही लिखना होगा। आप उसको ब्रैकेट में कुछ लिख दीजिएगा, तेज या द्रुत, बाकी हॉकिश, डोविश, अकोमोडेटिव यही लिखना पड़ेगा। सो सपोर्टिव, या सपोर्टिव में क्या करेंगे हम? लो इंटरेस्ट रेट। और अभी जो हमने आरबीआई ने अपनाई हुई है जिसको बोलते हैं अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब होता है उदार। कब से अपनाई हुई है आरबीआई ने? लगभग पिछले 11 महीने से इसी मुद्रा में आरबीआई बना हुआ है, ये याद रखिएगा। कितने? 11 महीने से इसी मुद्रा में आरबीआई बना हुआ है। समान रेट्स, जो रेट्स हैं वो इक्वल रखी हुई हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। दिस इज द रीसेंट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? क्या यहां तक क्लियर है? जी सर। चलिए, लिख लिया है। शुड आई मूव टू द अनदर टॉपिक? यस सर। सभी ने लिख लिया है? चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं, इम्यून सिस्टम पर। ये अभी अभी कुछ रिसेंट एक जर्नल में रिसर्च पब्लिश हुई है, दैट इज द टी सेल रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड बात है। टी सेल्स, सबसे पहली बात ये क्या होता है? टी सेल्स पढ़ी है क्या जनरल साइंस में? मेमोरी सेल्स होती हैं पूरी। हेलो। यस यस, सरिता, आई थिंक सरिता बताएंगी, डॉक्टर सरिता बिश्नोई। यस सर। सर टी सेल थाइमस में मैच्योर होती है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होके सेल जब थाइमस में मैच्योर होके जाती है तो उनको टी सेल बोलते हैं। फिर ये ब्लड में आती है और ब्लड में आके ये एंटीजन के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट ये काम करती है। यस। ओके, तो सबसे पहली बात, टी सेल्स को क्या किलर सेल बोला जाता है?
नहीं सर, इसके टाइप होते हेलो हैं। सर बताइए। टी हेल्पर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, इसके मतलब टाइप है ये। हेल्पर सेल भी होती है और किलर सेल हेलो भी होती है। यस यस हाँ। मैं सुन रहा हूँ। हेलो हाँ हाँ कौन बोलना चाहते हैं? आपके आवाज की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कौन दूसरा मेंबर कौन बोल रहा है? सर शालिनी बोल रही हूँ सर। हाँ शालिनी बताइए। यस सर एक्चुअली डब्ल्यूपीसी होती है, तो डब्ल्यूपीसी में सर दो तरह की सेल्स डब्ल्यूपीसी को कंसीडर किया जाता है, कणिकाणु और अकणिकाणु, ठीक है। और सर उसमें से जो किस नेट की प्रॉब्लम आ रही है शालिनी? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी प्रॉपर। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। टी सेल्स का जो मेन हमारे यहाँ का जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसका ये एक भाग कंसिडर किया जाता है टी सेल्स को। अब अभी जो रिसेंटली बात आती है, वो सबसे पहले हम अगर किसी भी तरह के संक्रामक या उसकी बात करें तो उसमें विदाउट कोविड हम कोई बात अलग से कर नहीं सकते। सो कोविड-19 को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। कोविड-19 से रिलेटेड ही ये नई रिसर्च आई है। सबसे पहली बात कि जितने इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जो अभी जैसे सरिता ने बताया था पैथोजेंस, उन पैथोजेंस में क्या क्या आता है? पैथोजेंस में क्या क्या कंसिडर किए जाते हैं? सर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट, ये सभी इसमें आते हैं। सो एक बार इसे लिख लीजिए जिसने नहीं याद हो। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स, ऑल टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में एंटर करता है, तो उसमें कितने तरह के रेस्पॉन्स होते हैं? लिविंग बीइंग को दो चीजों में डिवाइड किया जाता है क्या? दो टाइप के हो सकते हैं, इननेट और एक्वायर्ड। यस, एक इनवर्ट ब्रेड्स या जिसको हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकी, और एक वर्ड ब्रेड्स। क्या डिफरेंस होता है इनमें, अकशेरुकी और कशेरुकी में? सो वर्टिब्रेट जिनमें प्रेजेंट होती है वो वर्टिब्रेट हो गए, जिनमें नहीं है वो इनवर्टिब्रेट। जिनमें रीढ़ की हड्डी है और जिनमें नहीं है, यही है ना डिफरेंस? रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ होता है डिफरेंस, यही है ना मेन डिफरेंस? यस सर, यही है ना। अच्छा, तो ये लड़के जो नागिन डांस करते हैं ये किस में आएंगे? शादियों में जो नागिन डांस करते हैं ना उनको किस में कंसिडर किया जाना चाहिए? इनवर्ट ब्रेड में। चलिए, इनमें एक्चुअली सिचुएशन ये होती है अकशेरुकी में, जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स या इनको बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल्स टाइप की जो एक्टिविटीज होती है, मतलब कोई भी इन्वेडर आया, उस इन्वेडर को टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स या टॉक्सिक लिक्विड के जरिए मार देंगे, उनको खा जाएंगे, उनको कुछ सेल्स निकल जाएंगी या वैसा हो जाएगा। वैसी इनमें एक इम्यूनिटी होती है। उसके साथ में हमारे अंदर ये तो होता ही है, इसके साथ में हमारे अंदर एक और होता है, दैट इज एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। तो मैं पहले इनका लिख देता हूं एक बार, दैट इज प्रोटेक्टिव बैरियर्स। ये हमने पढ़ा होगा ना सेल में, प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड थर्ड फेगोसाइटिक सेल्स। ये डिफरेंट तरह के
किसी भी पैथोजेंस को रोकने के लिए इनमें क्रियाएं पाई जाती है। यहां पर क्या होता है, अकशेरुकी की जो ये तीनों चीजें हैं इनके साथ में एड करेंगे, प्लस अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इम्यून रेस्पॉन्स भी हमारे में पाया जाता है। क्या यहां तक चीज समझ में आ गई? हमें बोथ ये वाला भी और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी दोनों पाया जाता है कशेरुकी में। क्या यहां तक चीज क्लियर है? जी सर। यहां तक क्लियर है? अभी रिसेंटली लैंसेट का नाम सुना है क्या? जर्नल, ये एक जर्नल है। इसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई है और ये हम सबके लिए यूजफुल है। अभी आप मुझे बताएंगे कि ये क्यों यूजफुल हो जाती है। हमने अभी तक कोविड को रोकने में दो चीजें देखी हैं, वो यही है कि कोविड के वैक्सीनेशंस या फिर कोविड से जो इन्फेक्टेड हुआ है, सीवियरली इन्फेक्ट हुआ है, माइल्ड फेज में कोविड से जो इन्फेक्शन हुआ है, एक है वैक्सीनेशन प्लस इन्फेक्शन। इन दोनों को ही मोस्टली एनालाइज किया गया है, इनका ही डेटा एनालिसिस किया गया है, इन्हीं पर सारी रिसर्च की गई है कि वैक्सीनेशन का कितना प्रभाव रहा है। वैक्सीनेशन से फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन और उसके बाद में जितने भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उन इन्फेक्शंस का, या फिर जो वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स ने अपने आप को बदला है, उन सबको अपने आप में चेंज करने के बाद भी उन वेरिएंट्स के अगेंस्ट किस तरह का रिएक्शन रहा है। हमने इम्यूनिटी के नाम पर कोविड में वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन को ही एनालाइज किया, परंतु वुहान में ही, चाइना के वुहान में ही अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है। उस रिसर्च में ये चीज सामने आई है कि टी सेल्स की जो इम्यूनिटी है, जो हमारा नेचुरल रेस्पॉन्स सिस्टम है, टी सेल्स की इम्यूनिटी, वो भी सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव रही है, ये सर्वाधिक कारगर रही है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनके अलावा वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के अलावा, मतलब जो लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा था उन लोगों को भी दोबारा तिबारा जितनी भी बार उनको कोविड से फेस हुआ है, इन्फेक्शन को उन्होंने, क्या आवाज आ रही है मेरी? आपका माइक ऑफ कर लीजिए। अरे आपका माइक ऑफ कर लीजिए, कौन है ये? यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के अलावा जो नेचुरल टी सेल्स का रेस्पॉन्स है, उन रेस्पॉन्स की वजह से भी हमारे यहाँ पर, हमारे देशों में जो इन्फेक्शन का लेवल है वो सीवियरिटी की कंडीशन में नहीं गया। और जो दो बातें और सामने आई हैं कि वैक्सीनेशन की मेमोरी और टी सेल्स की मेमोरी का मतलब जब हमें एक बार इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो क्या हमारी बॉडी उसे रेस्पॉन्ड कर पाई। वैक्सीनेशन में यही होता है ना, किसी भी बीमारी के लिए हम उसके वायरसेस या बैक्टीरिया उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, बॉडी को उससे कैसे रेस्पॉन्ड करना है वो बॉडी सीख जाती है, और जब भी एक्चुअल में वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसके लिए बॉडी हमारी मेमोरी डेवलप कर लेती है कि इसको किस तरह से, हाउ टू हैंडल दिस। तो ये जो मेमोरी है, ये वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शंस की 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद में कम होने लगी थी या कम पाई गई। वहीं टी सेल्स की मेमोरी सर्वाधिक, या ऐसा कहें
सतत, स्टेबल। जैसी डे 1 इन्फेक्शन के बाद में अगर आपका एंटीबॉडीज का जो लेवल है, प्रतिरोधकता या एंटीबॉडीज इनको बोलते हैं ना, का लेवल वो सर्वाधिक या सतत पाया गया है टी सेल्स रेस्पॉन्स, उनका सबसे ज्यादा बेटर रेस्पॉन्ड रहा है। अब ये रिसर्च क्यों काम की है, अगर ये पूछ लिया जाए, मैंने आप लोगों के 15 मिनट क्यों खराब करवाए अगर ये बात आ जाए तो ये रिसर्च क्यों रेलेवेंट, क्यों प्रासंगिक है, क्या बताएंगे इसका आंसर? क्या यहां तक लिख लिया है सभी ने? यहां तक लिख लिया है सभी ने? यस सर। अच्छा, लिख रहे हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि ये रिसर्च क्यों रेलेवेंट है, इस रिसर्च से फर्दर हमें क्या फायदा है? एक तो सर जो लेमैन जो मुझे लग रहा है सर, ये कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होती है इम्यूनिटी सर आवाज आ रही है। इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट होती है, इम्यूनिटी और टी सेल्स की इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट होती है, इसके अलावा और कुछ? हेलो हेलो। यस सर ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि सर एक तो अभी कोविड से निकले हैं उसके लिए है, और सर इन फ्यूचर जो वैक्सीनेशन तैयार किए जाएंगे, या सर जो हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, तो उसमें टी सेल का जो रोल है उसको देखते हुए जो वैक्सीनेशन तैयार किए जाएंगे उसको उसके संदर्भ में ये काम करेगी। यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल इम्यूनोथेरेपी फॉर कोविड-19। रोग प्रतिरोधक क्षमता आधारित कोविड-19 के संभावित इलाज, इसको हिंदी में देख लेना, इलाज को क्या लिखेंगे, इलाज हेतु। ये रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्दर जो भी आगे वैक्सीन या कुछ बनेंगे वो इसी से निकलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव रहा है इंस्टेड ऑफ द डेड वायरस। ठीक है, शुड आई एंड द स्क्रीन शेयरिंग? इसे एंड कर दूं? ओके, क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर।